नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। और अब आपको सीधे मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। अपने आप में हम स्वयं उद्यम खड़ा करें और उसको हम निर्यात करने का काम करें तो यहाँ का नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अभी तक अन्य अदर्स कंट्रियों पे हम निर्भर थे। अब जैसे स्वास्थ्य की बात कहूँ तो अभी तक बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती थी। कोविड के समय में भी पीपी किट कल्पना नहीं कर सकते, जहाँ चाइना से आता था आज भारत ने कई देशों को निर्यात किया है। और यानी वैक्सीन आपका आज टीकाकरण 13 देशों में ये भेजा है। ये प्रधानमंत्री जी की जो आत्मनिर्भर भारत की जो वो दिखता है वह कल्पना वो सौर हम लोग बड़े हैं। तो इसके लिए इंडिया मेक इन इंडिया ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। तो यहाँ भी वही कि छोटा छोटा उद्यम उद्योग कृषि में क्या क्या हो सकता है। तो बहुत सारे नौजवान आज भी काम शुरू कर दिए हैं तो उसके प्लान उससे भी रुकेगा, रोजगार मिलेगा। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे, शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। सीएम तीरथ सिंह रावत को आपने सुना और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि शायद आज ही वो शायद में क्लैरिटी दिख रही थी कि आज शाम तक अनाउंसमेंट हो सकता है कि किस मंत्री के पास, किस कैबिनेट मिनिस्टर के पास कौन सा पोर्टफोलियो होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा वो आपने सुना। कोविड वैक्सीनेशन किस तरह से चल रहा है उसकी जानकारी उन्होंने दी। देश ने क्या क्या काम किया, कैसे पीपीई किट्स बनाए गए। पहले जहां ये इंपोर्ट करना पड़ता था आज भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। इस स्थिति में कोविड के काल में भारत पहुंच गया कि भारत ने पीपीई किट बनाई, दूसरे देशों को दी। और वैक्सीन तो कितने देशों ने भारत से मांगी ये आप जानते हैं। अलग अलग मुल्क भारत से वैक्सीन मांग रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। देहरादून से बड़ी खबर आपको दे दें। तीरथ सिंह सरकार को 5 दिन पूरे हो गए लेकिन मंत्रियों के विभागों का बंटवारा तो अभी तक नहीं हुआ। आज पोर्टफोलियो के बंटवारे की संभावनाएं हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आपने सुना भी, उन्होंने भी कहा कि शायद आज शाम तक आपको ये जानकारी मिल जाए, आपको पता चल जाए कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, किसको कौन सा विभाग संभालना है। हालांकि इस बीच में ये कहा जा रहा है कि पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हो सकता है, नए मंत्रियों को कुछ महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं। इसके साथ साथ निगाहें कुछ महत्वपूर्ण विभागों पर रहेगी। मसलन वित्त विभाग के मुख्यमंत्री खुद के पास रखेंगे, जैसे कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास था। स्वास्थ्य विभाग किसके पास होगा, सर ये बहुत सारे सवाल हैं। लोक निर्माण विभाग किसके पास होगा, तो ये विभाग किसके पास होंगे। आबकारी विभाग है, ये किसके पास में होगा। क्या मुख्यमंत्री इन विभागों को खुद के पास रखेंगे या किसी कैबिनेट मिनिस्टर को ये विभाग सौंपे जाएंगे। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको दे रहे हैं। 5 दिन पूरे हो गए लेकिन कैबिनेट तो पोर्टफोलियो के बंटवारे की संभावना है। आज बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को आपने सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शाम तक तस्वीर आप ही के माध्यम से क्लियर हो सकती है। सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा का। रवि, मुख्यमंत्री का कुछ देर पहले उन्होंने बयान दिया, कहा कि आज शाम तक क्लियर। इसका मतलब यह है कि चीजें फाइनलाइज हो चुकी हैं, चीजें क्लियर कर ली गई हैं, अब बस अनाउंसमेंट होना बाकी। कब तक अनाउंस किया जा सकता है? जी देखिए राजीव, करीब जितने भी विभागों का बंटवारा है वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उन सब चीज़ों को फाइनल कर चुके हैं। अब इसको जो है इन बंटवारों को सबके बीच लाना है कि किसको क्या विभाग मिला है। इसमें खास बात यह भी है कि मुख्यमंत्री अपने पास किन किन विभागों को रखेंगे। खास तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग है और इसके अलावा हम अगर बात करें तो लोक निर्माण विभाग है, आबकारी है, वित्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं जो अभी तक किसी मंत्री के पास नहीं थे। तो ऐसे में किसको ये जिम्मेदारी मिलेगी। संभवतः ये भी माना जा रहा है कि जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनको भी ये भारी भरकम विभाग दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कुछ विभागों को अपने पास भी रख सकते हैं। तो काफ़ी वक्त हो चला है, ऐसे विभागों का बंटवारा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी कामकाज भी प्रभावित है। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि आज देर शाम राजनीतिक हलकों में किस तरह की चर्चाएं कि मुख्यमंत्री अपने पास कौन कौन से विभाग रख सकते हैं और मुख्यमंत्री के अलावा किसके पास कौन सा सबसे महत्वपूर्ण विभाग हो सकता है। क्या वित्त अलग से दिया जा सकता है या मुख्यमंत्री उसको अपने पास रख सकते हैं?
जी देखिए, अगर मुख्यमंत्री अपने पास जिन विभागों की अगर हम बात करें तो इस बार लगभग ये तय माना जा रहा है, जिन विभागों के मैंने नाम लिए हैं, कि ये ज़रूर जो है कैबिनेट मंत्री को सौंपे जाएंगे और मुख्यमंत्री इन विभागों को अपने पास नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बार जो है बहुत कम वक्त है और ऐसे में जिन मंत्रियों को विभाग सौंपे जाने हैं उनसे फीडबैक भी ली जाएगी, उन्होंने कितना कामकाज किया उस बारे में भी पूछा जाएगा। तो ऐसे में इस बार जो नए मंत्री शामिल हुए हैं उनको ये भारी भरकम विभाग दिए जा सकते हैं और इसके अलावा जो पहले से जिन विभागों को मंत्री संभाल रहे थे संभवतः वही विभाग उनके पास रहेंगे और कुछ हल्का फेरबदल उनमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि आज देर शाम तक ये पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और जो विभागों का बंटवारा है, जो महकमे हैं, वो कौन कौन से मंत्री को मिले हैं वो भी सब स्पष्ट हो जाएगा। और ऐसे में जिन विभाग में बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं उन विभागों को मुख्यमंत्री जो नए मंत्री हैं, जो दूसरे अरविंद पांडे हैं, इनकी मैं बात करूं तो कि जो विभाग संभाल रहे थे, क्या ये वही विभाग अभी भी संभालते रहेंगे? इस बात की संभावनाएं कितनी है? या धन सिंह रावत की बात करें, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, तो क्या ये विभाग वही संभाल सकते हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इसके पीछे वजह ये भी है क्योंकि अब लगभग 4 साल तक एक ही मंत्री ने एक विभाग चलाया है और ऐसे में अगर आखिरी वक्त पर उस विभागों को किसी दूसरे को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो ऐसे में काफ़ी दिक्कतें भी ज़रूर सामने आएंगी। तो इसी वजह से ये माना जाए कि जो विभाग जो मंत्री संभाल रहे थे वो उनके पास होंगे। लेकिन अगर हम पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो करीब 40 से 45 विभाग उनके पास थे और उसमें बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी उनके पास थे। ऐसे में इस बार जो नए मंत्रिमंडल में जिन चेहरों को जगह मिली है उनके पास ये नए विभाग ज़रूर दिए जाएंगे ताकि काम की गति को और ज़्यादा तेजी मिल सके और उनसे फीडबैक ले जा सके कि इन विभागों में क्या कुछ काम हुआ है। तो हम ऐसे में कह सकते हैं कि इस बार क्योंकि पहली बार ये गलतियां जरूर हुई हैं कि काफ़ी विभागों को मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा और ऐसे में वो फाइलों में ही व्यस्त हो गए और इसके साथ ही साथ जो मंत्री पद खाली थे इसको लेकर काफ़ी विधायकों में नाराजगी भी रही, जो कि एक बड़ा बवंडर पूरी राजनीति का सियासी हलचल जो तेज हुई थी उसके पीछे की ये बड़ी वजह थी। तो ऐसे में क्योंकि तीरथ सिंह रावत अपनी तरफ से तो इन विभागों को फाइनल कर चुके हैं कौन सा महकमा किसके पास होगा, लेकिन जो फाइनल लिस्ट है जो जनता के सामने आएगी उसके लिए थोड़ा सा वक्त रहेगा और संभवतः किसकी हरी झंडी का इंतजार किया जा रहा है? यानी कि सीएम तीरथ सिंह रावत की तरफ से क्लियर है कि इस मंत्री को ये विभाग देना चाहते हैं। किसकी हरी झंडी का इस्तेमाल है? क्या केंद्र की? तो इस बीच ये बड़ी खबर हम आपको देते हैं, हमारे संवाददाता बने उनके पास भी हम जाएंगे। तो आज पोर्टफोलियो का बंटवारा होने की संभावना है, प्रबल संभावना है। खुद मुख्यमंत्री ने बयान दिया, मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टफोलियो का बंटवारा आज संभव है, आज मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी दी जा सकती है, मुख्यमंत्री ने कहा। और इस बात से आज शाम तक ऐसा लग रहा है कि अनाउंसमेंट हो जाएगी, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं और अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं हुआ, इसलिए सवाल भी उठ रहे थे। इस बीच में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे, शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। मंत्रियों के विभाग बहुत जल्दी मिल जाएंगे, शायद है कि आज ही आपको माध्यम से आगे चला जाएगा। तो मुख्यमंत्री को आपने सुना और इसका मतलब यही है कि आज शाम तक ये क्लियर हो जाएगा, ये पिक्चर साफ हो जाएगी कि कौन सा कैबिनेट मिनिस्टर कौन से विभाग की जिम्मेदारी संभालने वाला है। नजर इस खबर पर हमारी लगातार बने हुए, इससे जुड़ी हुई एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तीरथ सरकार के मंत्रिमंडल की ताजपोशी के बाद पोर्टफोलियो का बंटवारा आज हो जाएगा और इसके चलते सभी मंत्री और राज्य मंत्री टकटकी लगाए बैठे हैं। संभावना यह भी है कि पहले के विभागों की तरह ही विभाग तय किए जा सकते हैं, लेकिन 4 नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल किए गए, उनको क्या विभाग मिलेगा उस पर भी मंथन जारी है। आज विभागों का वितरण हो जाएगा, इसके बाद क्योंकि विभागों का वितरण होना इसलिए आवश्यक है जल्दी, ताकि सब आदमी अपने काम पे दें और उसको गतियाँ दें। देखिए, लोकतंत्र में जब इस प्रकार का कोई व्यवस्था होती है कि जनता क्या चाहती है तो उसकी समीक्षा करने की गुंजाइश रहती है और वर्तमान मुख्यमंत्री शायद वही समीक्षा कर रहे हैं। हाँ, रहेगी। अब समीक्षा करने के बाद बताऊंगा। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी यही बात कही कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी। देहरादून से खबर, सचिवालय में सीएम तीरथ सिंह रावत का दूसरा दिन है आज और आज अलग अलग अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। वो कल भी सचिवालय में पहुंचे थे लेकिन पूजा पाठ हुआ, पूजा अर्चना हुई विधि विधान से और उसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाला, पदभार संभाला। और आज की बात करें तो आज भी वो सचिवालय में बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल की योजनाओं की समीक्षा होने वाली है आज।
विकास से जुड़ी योजनाओं का अधिकारियों से फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में जो जो काम हुआ, कौन कौन सी योजना चलाए गए, उन योजनाओं की प्रगति क्या है, किस तरह की योजनाएं हैं, उनकी समीक्षा होगी और विकास से जुड़ी हुई कुछ योजनाओं का अधिकारियों से फीडबैक लेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। सचिवालय में दूसरा दिन उनका आज समय देखिए, पहले तो सुबह 10 बजे सचिवालय के वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में वो पहुंचेंगे। 10 बजे से सिलसिला शुरू होगा, यानी अब से कुछ मिनटों के बाद फिर चारधाम यात्रा व्यवस्था 2021 की तैयारियों की समीक्षा करेंगे सीएम। बीजेपी महानगर कार्यालय में अभिनंदन रैली में शामिल होंगे सीएम। ये दोपहर 12 बजे होगा, ये अभिनंदन समारोह 12 बजे इसमें शामिल होंगे। शाम को 4 बजे वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा बैठक सचिवालय में ही होगी और सचिवालय में ही बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की मास्टर प्लान की समीक्षा करेंगे शाम को 5:30 बजे सीएम। और यह हम आपको उनके मिनट टू मिनट कार्यक्रम दे रहे हैं कि कब कितने बजे कौन से कार्यक्रम का हिस्सा उनको बनना है, सचिवालय में कौन कौन से कार्य उनको निपटाने हैं। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज एक रैली में भी शामिल होने वाले हैं। अभिनंदन रैली है बीजेपी महानगर, उनकी ओर से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सचिवालय में ही वनाग्नि प्रबंधन की समीक्षा बैठक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के जंगल अभी भी सुलग रहे हैं। सर्दियों में भी हमने देखा कि जंगलों में आग लगी हुई थी। कुछ वक्त पहले हरीश रावत ने भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो उस हिस्से में थे जहां जंगलों में आग लगी हुई थी और वो और गणेश गोदियाल दिखा रहे थे उन तस्वीरों को। बहरहाल आज जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो हमने आपको बताया और हम रुक करते हैं सीधा रवि कैंतूरा का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जो महत्वपूर्ण रहेगा आज के दिन सचिवालय में वो आप दर्शकों को बताएं रवि। जी राजीव, देखिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपने बताया है। महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के उसको हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। 10 बजे मुख्यमंत्री आज सचिवालय में एक बैठक लेंगे जिस बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ली जाएगी क्योंकि पूरे कोरोना काल में जो पिछली यात्रा रही उसमें बहुत कम श्रद्धालु पहुंचे और कोरोना की वजह से पूरी यात्रा प्रभावित रही। सरकार ये चाहती है कि इस बार यात्रा को बहुत सुचारू ढंग से और दिव्य और भव्य तरीके से चलाया जा सके। इसमें बड़े निर्णय भी आज की बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री करीब 12 बजे प्रदेश कार्यालय भाजपा पहुंचेंगे जहां पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे और इस अभिनंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी शामिल रहेंगे। शाम 4 बजे अगर बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक एक मुख्यमंत्री और लेने जा रहे हैं। वनाग्नि, क्योंकि फायर सीजन चल रहा है और ऐसे में उत्तराखंड के जो जंगल जो आग से धधक रहे हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सके, वन विभाग और अन्य संबंधित विभागों को किस तरीके से इसमें जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो कितना उसका निर्वहन कर रहे हैं, इसको लेकर पूरी फीडबैक आज मुख्यमंत्री लेंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण सचिवालय में ही मुख्यमंत्री की एक और महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ केदारनाथ मास्टर प्लान को लेकर भी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे, समीक्षा करेंगे कि कितना उस पर काम हुआ है और कितना नहीं। और इसी के साथ साथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके जो कामकाज थे उनके कामकाजों में कितनी गति मिली है, वो किस तरीके से चल रहे हैं, उसकी भी पूरी जानकारी नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लेंगे। जी राजीव, बहुत शुक्रिया रवि आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मास्टर प्लान पर भी जो है चर्चा करेंगे, अधिकारियों से जानेंगे कि क्या क्या कार्य हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या देवस्थानम बोर्ड पर भी चर्चा होगी कभी। आगे बढ़ते हैं देहरादून से खबर। आज पदभार ग्रहण करेंगे नवनियुक्त बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन कौशिक। दोपहर 1 बजे पदभार ग्रहण करेंगे मदन कौशिक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनको पहुंचना है जहां वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, दोपहर 1 बजे पदभार ग्रहण कर लेंगे मदन कौशिक, लेकिन अब चुनौतियां क्या होंगी उनके सामने? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि आज जो है एक तरह से ये शक्ति प्रदर्शन होगा और वो अपने महानगर कार्यालय से प्रदेश कार्यालय तक जाएंगे। एक रोड शो जैसी स्थिति होगी और उस रोड शो में मुख्यमंत्री भी खुली जीप में उनके साथ होंगे। तो ये एक तरह से बिल्कुल रोड शो शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नए निजाम मुख्यमंत्री के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष अपना कामकाज संभालने में अपने प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं। तो ये सब तमाम एक मैसेज देने वाली बात है। एक कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ वो प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे। जी राजीव, ठीक है अजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री शामिल होंगे, इसके साथ साथ बड़े बड़े चेहरे इसमें बताया जा रहा है कि देखने को मिले। श्रीधर भगत जो कि पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी हिस्सा बनेंगे और एक रोड शो होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कुंभ मेले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम के सभी फैसलों को बदलते हुए सीएम तीरथ सिंह रावत ने हरिद्वार महाकुंभ मेले को
पूर्ण स्वरूप और दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित कराने की बात कही है। रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे और इसके बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने हरिहर आश्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। सीएम तीरथ सिंह रावत ने निरंजनी अखाड़े में पहुंचकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज समेत कई साधु संतों से आशीर्वाद लिया। जनता नहीं आएगी तो स्नान और जो कुंभ महाकुंभ की मैं बात करता हूँ तो वो पेशवाई झांकियाँ उसका उतना उनकी प्रस्तुतिकरण जो है तो देखने वाला भी हो और नहाने वाला भी हो, तो उसके लिए मैंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं, जनता को आने दीजिए। 12 साल पहले वो तय करते कि हमको कुंभ नहाना है तो रोक टोक नहीं। हाँ, इतना ज़रूर है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हमको 100% पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, तो वो गाइडलाइन ये है कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाएं, यह गाइडलाइन को, लेकिन ये नहीं कि जनता को नहाने दें। तो लेकिन लोगों में एक भय था कि यानी बिना नेगेटिव के, बिना उसके रिपोर्ट के हम जा ही नहीं सकते। तो इसको मैंने ये कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं, पालन जरूर करें लेकिन आएँ। तो मुख्यमंत्री ने कहा कोविड नियमों का पालन करें, नेगेटिव सर्टिफिकेट लाने की जरूरत नहीं है और आम जनता पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। देहरादून से खबर, उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को ठीक 1 साल हो गए, 1 साल पूरा हो गया। 15 मार्च 2020 का वो दिन जब पहला मरीज देहरादून में सामने आया था और पहला पहला पेशेंट था वो स्पेन से लौटी एक ट्रेनी IFS ऑफिसर थी जिनमें कोरोना की पुष्टि हुई थी, जो कोरोना संक्रमित मिली थी। और उसके बाद से उत्तराखंड में हड़कंप मच गया और उसके बाद जो पूरी की पूरी चेन थी उसको खंगालने का सिलसिला शुरू हुआ। लोग निकलते चले गए, कोरोना संक्रमित मिलते चले गए और ये सिलसिला फिर बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर रिवर्स पलायन हुआ। लोग अलग अलग शहरों से उत्तराखंड की तरफ लौटे और कोरोना का संक्रमण पहाड़ों तक पहुंच गया, दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच गया। लेकिन आज स्थिति कंट्रोल में दिखती है, पूरी तरह कंट्रोल में दिखती है। तो स्पेन से लौटी ट्रेनी IFS ऑफिसर में पहला संक्रमण का ये केस मिला था आज के दिन।